कोरोना काल में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और हमारे वो खिलाड़ी जिन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। लेकिन उसके साथ ही एक बार फिर से मैं चाहूंगा जेपी दलाल साहब का जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए। मैं अतुल प्रताप सिंह इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। जेपी दलाल साहब, सबसे पहले सैल्यूट हरियाणा में, कृषि पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इन खिलाड़ियों के लिए, इन पुलिसकर्मियों के लिए कैसा सैल्यूट बनता है? सबसे पहले मैं हमारे जितने भी पैरा ओलंपियन हैं और जितने कोविड वर्कर्स हैं और फोर्सेज के भाई हैं जी, इनको सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने इस पिछले दिनों के अंदर जो साहस का परिचय दिया, जो मेहनत की और देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने में, देश का गौरव बढ़ाने में जो काम किया, आप जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्कुल रास्ता दिखाने का आप लोगों ने काम किया है। पूरा प्रदेश आपको सैल्यूट करता है। भाई जोरदार ताली इस बात पर। जेपी दलाल साहब, जिस पद को आप संभाल रहे, जिस विभाग को आप संभाल रहे, उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और पिछले कई बार, लगभग साल भर में कई जगहों पर हमारी मुलाकात हुई, हरियाणा के अलग अलग जगहों पर, और हर बार मैं सवाल पूछता हूं, बहुत बेबाकी से आपको जवाब देते हैं। किसान भी सैल्यूट की मांग कर रहा है और हमारा अन्नदाता अपने आप में इसका हकदार है, लेकिन वहां राजनीति जब प्रवेश कर जाती है तो हम पत्रकार भी सोचते हैं कि आज जो विपक्ष में है वो कहते हैं कि ये हो जाना चाहिए। मेरे मन में ये सवाल आता है पत्रकार के तौर पर कि जब आप सत्ता में थे तो क्यों नहीं कर दिया? अब आप लोग चूंकि जिम्मेदारी निभा रहे हैं, प्रदेश स्तर पर आपकी भूमिका है, लेकिन केंद्र का वो अपना मसला है, उस कानून को लेकर बात थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, लेकिन आप लोग फिर भी लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं। कहां तक बात आगे आप लोग बढ़ा पाए हैं इस प्रदेश के लिए, या फिर अलग अलग राज्यों में भी, चूंकि आपकी पार्टी जो कि केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, वो संवाद गांव गांव तक जाने करने की कोशिश कर रही है, सफलता मिल रही है? अतुल भाई, मैं पिछले 3-4 दिन पहले राष्ट्रीय मीडिया पर एक बहस देख रहा था जी, और इसमें एक सर्वेक्षण आया था, भारत सरकार का अपना सर्वेक्षण था जी, और उस सर्वेक्षण में ये दिखाया गया कि कृषि से एक आदमी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय 27 रुपए है जी। उस मुद्दे पर बहुत सारे पक्ष के लोग चर्चा कर रहे थे, हमें कोस रहे थे, सरकार को ही कोसना होता है जी। अब उस 27 रुपए की जो आय है, क्या हमें उसी लाइन पे चलना है? आज हरियाणा के अंदर मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो भी 300 रुपए से ज्यादा है जी। कोई छोटे से छोटा काम कोई करता है, मजदूरी भी करता है, तो 300 रुपए से ज्यादा है। और ये सच्चाई है कि कृषि आज के दिन जो है वो घाटे का सौदा है। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार बढ़ते रहते हैं। आज 10 एकड़ का किसान है, 20 साल के बाद 2 बच्चे हो जाते हैं, 5-5 एकड़ के हो जाते हैं, अगले बार वो 2.5 एकड़ के हो जाते हैं। इस तरह करते करते जोत घटती गई। बिल्कुल। मान लीजिए प्रति एकड़ हम थोड़ा बहुत लाभ भी बढ़ा दें, उत्पादन भी बढ़ा दें या भाव भी बढ़ा दें, उसके बावजूद क्योंकि परिवार बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है। बिल्कुल स्वाभाविक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया कि मुझे किसान की आमदनी को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसी श्रृंखला में ये कृषि कानून आए, उसी श्रृंखला में सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए, किसान को जोखिम पड़ने के लिए फसल बीमा योजना आई, पानी की उपलब्ध करने की योजनाएं आई, और बहुत तरह तरह की, चाहे छोटी वो है राशि है, 6,000 रुपए साल की राशि हरियाणा वासियों को छोटी लगती है जी, लेकिन मैंने प्रवास किया है बिहार में, बंगाल में, मध्य प्रदेश के अंदर, वहां मैंने ऐसे ऐसे किसान देखे हैं जो एक परिवार की एक बहन मेरी पूरा साल एक साड़ी में गुजार देती है जी। नंगे पांव वो खेती करती है। उन आदमियों से पूछो कि 6,000 रुपए उनके लिए कोई महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो इस तरह से करते करते ये जो अब 1 साल से मुद्दा चला हुआ है कि किसी तरह से किसान को बाजार देना, किसान को फसलों के विविधीकरण करवाना, फार्म गेट जो है एंटरप्रेन्योर बनाना, किसान को किसानी के साथ साथ दुग्ध उत्पादन के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, मछली पालन के लिए, पिगरी के लिए अलग अलग तरह से कोई और को कारोबारी बना करके बाजार से जोड़ करके उनकी आमदनी बढ़ाने का जो एक लक्ष्य दिया है, मुझे बिल्कुल आज तक समझ में नहीं आया
कि हमारे जत्थेदार हैं जो किसानों के नेता बने हुए हैं, ये क्या क्या डर लगता है इनको? क्या 27 रुपए प्रति व्यक्ति की आय को और नीचे जाने का कहां खतरा है? मुझे ये बताएं कि पिछले 10 साल से 15 साल से किसान की प्रति व्यक्ति आय जो है, जो आप हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे का जो रिजल्ट आया है जी, उसमें हमारे पास खोने को क्या है? अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको लगता है कि हमारा रास्ता सही नहीं है, तो कुछ दिन देखें, तो इसके परिणाम तो देखें। मतलब किसानों के लिए जो प्रयोग आप लोग करना चाहते हैं, आपकी पार्टी सत्ता में रहकर करना चाह रही और कर रही है, उसमें राजनीतिक प्रयोग वाले ये देख पा रहे हैं कि हाँ, अगर मुद्दा ऐसे नहीं किया गया, नहीं भटकाया गया, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं? मुझे तो साफ तौर पे दिखाई देता है कि इस वक्त जो किसान की हालत है वो उसी स्थिति में, पुराने कानून में, पुरानी व्यवस्था में उनको रखा जाएगा तो ज्यादा आगे बढ़ने की संभावनाएं मुझे दिखाई नहीं देती जी। और उसका कारण मैंने बता दिया कि भूमि की जोत छोटी होती जा रही है, परिवार बढ़ते जा रहे हैं, तो कृषि से एक परिवार का गुजारा होना संभव नहीं है। और उसके तरह अब प्रधानमंत्री जी ने योजना लेके आए कि छोटी जोत की बजाय आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, 200 किसानों का, 300 किसानों का समूह बनाएं। उससे क्या होता कि आपकी परचेजिंग पावर है, 1-2.5 एकड़ के लिए कोई आपका खाद खरीदे या बीज खरीदे या कोई और चीज खरीदे, एक 300 एकड़ के लिए खरीदे, उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। इसी तरह से जब वो प्रोड्यूस करता है, मार्केट में जाता है, सामूहिक रूप से अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, तो उस वक्त भी उसकी ताकत बढ़ती है। तो स्कीम हमारे प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐसे लेके आई है कि किसी भी तरह से हो, जो वर्तमान की व्यवस्था में किसान का भला नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उसी का परिणाम है कि ये जो 3 कानून लेके आए, उसी का परिणाम है कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि हम एफपीओ बनवा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि हम जो है फसल बीमा योजना लेके आ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि एक मंडी का जो आधिपत्य था उसको तोड़ के 10 मंडियां दे रहे हैं कि मोनोपोली तोड़ा, आप लोग मोनोपोली तोड़ना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि किसान को छूट दे रहे हैं। ऐसा आज मंडी का, मेरे पास मंडी का विभाग है, आज मेरी एक मंडी के अंदर 18 या 20 गांव है। मंडी का एक ये कहता है कि उस 18 या 20 गांव के अंदर किसान अगर उसकी मंडी के अंदर नहीं लेके जाएगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, उसको वहीं लेके आना पड़ेगा। और उस मंडी के अंदर वही गिने चुने आदमी, 20 व्यापारी, 30 व्यापारी फैसला करते हैं। अगर 20 और 30 की बजाय उसके ग्राहक 100 हो जाए तो किसान को नुकसान कैसे हो सकता है? सही बात। लेकिन अब यहां सवाल यह है कि आप लोग लगातार समझा रहे हैं, संवाद भी हो रहा है, कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन उनकी सफलता नहीं मिल पाई। मौजूदा दौर में एक और चीज निकल कर आई है दलाल साहब, जो कि यहां पर स्पष्ट तौर पर उन लोगों के लिए चुनौती बन गई जो कि नेता बन के उन किसानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे थे। मैं कोट करके यहां पर कहूंगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं या इस बात का जिक्र होना शुरू होता है कि जो करना है जाकर दिल्ली में करिए, तो आज क्या टिकैत साहब या फिर ऐसे तमाम लोग हैं, उन लोगों के लिए कोई संकेत देने की कोशिश की गई है उस पार्टी की तरफ से, या फिर अब उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया है? क्योंकि अब तक आप पर आरोप लग रहा था कि आप लोगों ने, सरकार ने पल्ला झाड़ा हुआ है, लेकिन अब तो वो भी पल्ला झाड़ रहा है। देखिए अतुल भाई, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था जी, मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूं कि ये शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है और विपक्षी पार्टियों को पूरा भरोसा है कि मोदी जी जो बीड़ा उठाते हैं, चाहे वो एनआरसी का है, चाहे वो राम मंदिर का है, चाहे कश्मीर की समस्या का है, और जिस तरह से उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान किया है। मोदी जी ने सार्वजनिक जीवन में कहा है कि मुझे किसान की आमदनी बढ़ानी है। मुझे लगता है कि आम जनता से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को भरोसा है जी, और वो अपनी धरातल, अपनी जमीन, राजनीतिक जमीन खोती हुई उनको दिखाई देती है। इसलिए इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने किसान जो संगठन के नेता, जत्थेदार भेज करके ये एक शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया हुआ है। और इसको पता सबको है। आज भी हमें कितनी बार दौर की वार्ता हुई, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने साफ साफ कहा है कि आप आइए जी, आप चर्चा करिए, आप एक बिंदु बताइए कि इस बिंदु पर हमें ऐतराज है, हम उसको संशोधन करने के लिए तैयार है। लेकिन आपके सामने है, जनता के सामने है, किसानों के सामने है। और मैं आपको फक्र के साथ कहता हूं कि हरियाणा का किसान, बहुमत का किसान समझ चुका है। वो इस आंदोलन को अच्छी तरह जानता है कि ये राजनीति का मोहरा बन चुका है और राजनीतिक लोग इससे राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। और वो नहीं चाहते
कि मोदी जी के हाथों, भारतीय जनता पार्टी के हाथों किसान का हित हो, और इसीलिए ये आगे कर करके ये आंदोलन को चलाया गया है। और हम तो पहले दिन से कहते हैं कि ये प्रायोजित आंदोलन है जी। पंजाब के जो कांग्रेस के प्रधान, उन्होंने भी साफ साफ कहा। पिछले दिनों हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने भी साफ कहा है कि पंजाब में आंदोलन क्यों करते हैं, हरियाणा में जाओ, बॉर्डर में जाओ। इस तरह की भाषा से साफ लग जाता है कि वो चाहते क्या है। और इस आंदोलन के मैं आपको बताता हूं कि जब यह कानून सुप्रीम कोर्ट माननीय जी स्टे कर दिए हैं, आज लागू ही नहीं है, तो आज का औचित्य बताएं, यह आंदोलनकारी की औचित्य क्या है। हरियाणा के लिए खासतौर से मैं पूछना चाहूंगा दलाल साहब, जैसा आपने शुरुआती कमेंट किया था कि आप जब हरियाणा का सिनेरियो देखते हैं, नो डाउट कि यहां पर जो किसान है प्रदेश के, अगर बाहर हम निकलें तो देश के अन्य प्रदेशों से उनकी तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में है, मजबूत है वो किसान, लेकिन फिर भी उसकी अपनी मांग है। लेकिन उसी हरियाणा में क्यों इस चीज को बहुत ज्यादा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें वो लोग शामिल हैं जो कि दावा करते हैं या कहते हैं, हो सकता है वो सच कहते हो कि हाँ वाकई वो किसान है, वो आड़ती नहीं है, वो मंडी से नहीं जुड़े हैं, वो किसानी कर रहे हैं और किसानों के लिए लड़ रहे हैं। ये आखिर कौन लोग हैं, और किसान अगर इनके साथ अभी भी खड़ा है तो वहां पर संवाद तो नहीं हो पा रहा है, पूर्ण विराम लग चुका है। मैंने आपको बताया, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जीतती हैं, आमतौर पर 45%, 50% या जी इसके आसपास, इससे ज्यादा वोट नहीं लेती। बिल्कुल। पहले दिन ही किसी सरकार के विरोध में वोट डालने वाले लोग होते हैं। लेकिन पुराने जमाने से एक व्यवस्था चली है कि जो चुनी हुई सरकार है उसके काम को देखा जाए, साल 2 साल 3 साल देखा जाए, उसमें कुछ कमियां हैं तो आंदोलन की जाए, मुद्दे उठाए जाएं, जनता के बीच में जाएं और जनता के सामने अपना मैनिफेस्टो रखें, आगे का भविष्य का मार्गदर्शन दे। ये इस बार हुआ है कि सरकार चुने थोड़े से दिन हुए हैं, हम नहीं कहते कि हमारे विपक्षी नहीं है जी, हम ये नहीं कहते कि 100% जनता हमारे साथ है, विपक्षी पार्टियों के भी लोग हैं, उसमें किसान भी है, किसान नेता भी है। लेकिन ऐसा आंदोलन जिंदगी में हम नहीं देखा कि वो आह्वान करते हैं कि चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को, उनके मंत्रियों को, विधायकों को आप किसी गांव में ना आने दो, उनकी बात जबान पे ताला लगा दो, उनको बोलने ना दो, और एक तरफा बात करते रहते हैं कि कानूनों से मंडियां टूट जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, धरती चली जाएगी। लेकिन कोई आदमी ये बताने को तैयार नहीं है कि ये कानून से कैसे मंडियां समाप्त हो जाएंगी। हम मंडियां ज्यादा बना रहे हैं। गन्नौर के अंदर 7-8 हजार करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी बना रहे हैं। पिछले 10 दिन पहले हमने सरसा के अंदर 55-60 एकड़ जमीन अधिकृत की है नई मंडी बनाने के लिए। एप्पल की मंडी हम यहाँ इसमें पंजौर में बना रहे हैं, फूलों की मंडी हम गुड़गांव में बना रहे हैं, मसाला की मंडी हम सोनीपत में बना रहे हैं, मंडियों का और विस्तार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फसलें किसान की हरियाणा में खरीदी जाती हैं। देश में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जो हमारी तरह से किसान हितैषी योजनाएं लेके आया हो। जो ऐसी फसलें भी हैं, हमारा पड़ोसी प्रदेश से आके किसान हमारे यहाँ बेचना चाहता है, चाहे पंजाब हो चाहे राजस्थान हो। उसके बावजूद इन पंजाब के जत्थेदारों ने, पंजाब के राजनीतिकों ने हमारे हरियाणा की भूमि को क्यों रणभूमि बना रखा है, ये सवाल आपसे मिले तो उनसे भी जरूर पूछना। और सवाल सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है। पिछले दिनों पे अगर हम देखें, हिमाचल का दौरा हुआ राकेश टिकैत का, और वहां पर कुछ वीडियोस आए, वो अलग विषय है, लेकिन वहां पर कांग्रेस के एक लीडर ने कहा कि इनको यहां आने की जरूरत नहीं है, हम सक्षम है, हमारा किसान यहां पर सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने में। तो बड़ा अंतर विरोध सा वहां पर दिखता है। लेकिन चूंकि आप लोग सत्ता में है तो जिम्मेदारी भी आप लोगों की है, जवाबदेही भी सबसे ज्यादा आपकी है, और चूंकि आप लोगों ने ही भरोसा दिया है कि हम आय दोगुनी कर देंगे, तो वहां पर किसान टकटकी लगाए आपकी तरफ देखता है। आपको क्या दिख रहा है, ये कहां तक जाएगा, कितना खिंचेगा, कहां अंत इसका है? देखिए अतुल भाई, हम खुद किसान हैं, किसान परिवार से हैं, किसानों में रहते हैं और किसानों पर भरोसा है, और किसानों को भी हमारे ऊपर भरोसा है, मोदी जी के ऊपर भरोसा है कि उनका भला करेंगे तो भाजपा की सरकार करेगी, और जो नीतियां हम लेके आएंगे उनके हित में आएंगे, लेके आएंगे। और ये जो राजनीति करते हैं, छोटी सी घटना पिछले दिनों आई, करनाल के अंदर हमारा कार्यक्रम था,
मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और सारी बीजेपी पार्टी के चुनाव के बारे में चर्चा करनी थी जी। अब उसको एकदम से कुछ किसान नेताओं ने आह्वान किया, पंजाब से आए, कुछ इधर उधर से आए कि भाई इसको व्यवधान डाले। अब इसका आंदोलन से क्या लेने देना है जी। वहां हमारे आदेश के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, कुछ भी हो जाए किसान के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना जी। और पूरा साल से हम फक्र से कहते हैं कि हमारे शासन में जो पहले होता था कांग्रेस के शासन में, मंडियाली कांड, जी। कादमा कांड या दूसरी सरकारों के बीच में कंडेला कांड, ठीक है। किसानों के ऊपर गोलियां चलती थी, किसानों की लाशें बिछाई जाती थी, हमने ऐसा नहीं होने दिया। और एक छोटी सी घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी का ट्विटर चल पड़ा, सुरजेवाला जी अच्छी अच्छी भाषा में ट्वीट कर रहे हैं, शैलजा बहन जी कर रही है, और 2-4 दिन के बाद सिमिलर घटना मोगा में पंजाब में हो जाती है जी। उसके बाद किसी भी आदमी का, कांग्रेसी नेता का ट्विटर में आपने कोई शब्द दिखाई दिया क्या? जी। स्पष्ट तौर से दिखाई दे जाता है कि ये जो आंदोलन है प्रायोजित है और हरियाणा के अंदर व्यवस्था खराब करना चाहते हैं। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, अगर पंजाब के भाइयों से हरियाणा के भाई कुछ मांगना चाहते हैं तो हरियाणा में हमारा SYL का पानी चाहिए। किसान के लिए नहरी पानी से बड़ी भी कोई चीज नहीं है, हमारी प्यासी धरती है। और ये जितने बॉर्डर पे बैठे हैं जत्थेदार, 40 से 42 जत्थे बन गया। मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको मांग करनी है, आपको पूरा अधिकार है, जितनी मांग करिए, लेकिन एक मांग हरियाणा के किसान की जोड़ दीजिए कि SYL के पानी हरियाणा लेकिन के किसानों को दलाल मिलना साहब, इस मांग को अगर आप कह रहे हैं कि मिलनी चाहिए, तो अब तो आप ही लोगों के पाले में गेंद है, ये विपक्ष की तरफ से आ जाता है। हमारे गेड़े उसमें नहीं है, कहते इसमें हैं कि व्यवधान अब जो इसको डाला अपनी हुआ है भूमिका कांग्रेस की निभानी सरकार ने डाला हुआ है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने जितने भी इस बारे में काम किए हैं वो राष्ट्रीय हित में नहीं है, हरियाणा के हित में तो बिल्कुल नहीं है और किसी तरह से पंजाब के कांग्रेस किसानों के हित में भी नहीं है। जब आपने करनाल का जिक्र किया और आपने खुद ये कहा, तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, सरकार और सरकार के मंत्री इस चीज को मानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण जो हुआ, इस पर आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था और इसको संभालना चाहिए था? क्योंकि ऐसे किसी भी तरह के तत्व और ऐसी किसी भी घटना को अगर हम देखेंगे तो वहां पर जो बात बनती हुई दिख रही है उसमें अचानक से आग लगनी शुरू हो जाती है। अतुल जी, हमें डर एक ही चीज का है, जो हमारे जत्थेदार हैं ये भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उस भीड़ के अंदर कोई समाज विरोधी तत्व आ जाए जी, कोई गलत आदमी आ जाए, कोई ऐसे हालात पैदा कर जाए कि जिसमें ज्यादा बल प्रयोग हो और फिर हमारे ऊपर लांछन लगे कि हमने बल प्रयोग किया, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की कोशिश हो जाए जी। तो हमारा यही डर है। हालांकि 1 साल के अंदर मैं हरियाणा के किसानों को मानता हूं कि उन्होंने कोई ऐसी काम नहीं किया जिसके अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बने और हमारे जो बल हैं पुलिस के, उन्होंने भी पूरा संयम का परिचय दिया है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, उन्होंने बार बार गलती चाहे हमारी है या किसान की है लेकिन क्षमा याचना करके किसानों के पांव में नमन करके माफी मांग के कोशिश की है कि किसी भी तरह से स्थिति ना बिगड़े। लेकिन कांग्रेस की जो सोच है या ये कम्युनिस्ट पार्टी है या आंदोलन किसी और विपक्षी पार्टियों की, उनकी ये इच्छा है कि भाई ये हरियाणा की भाजपा सरकार इस तरह से ही वो हालात पैदा करो जिस तरह से गोलीबारी, कंडेला कांड होता था, कादमा कांड होता था या मंडियाले कांड होता था, वो करना चाहते हैं। हम वो किसी सूरत में नहीं होंगे। हमें अपने किसानों पर पूरा भरोसा है, हमें अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा है और हमारे मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है कि किसान हमारे माई बाप हैं, किसान हमारे मालिक हैं, उनके ऊपर हम बल प्रयोग नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल, और सवाल को मैं यहीं शुरू करूंगा कि पिछले दिनों कुछ फसलों पे जो MSP है वो बढ़ाई गई, उसका भी विरोध हुआ और अभी चूंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है तो उस के लिए भी आप संदेश दीजिएगा। लेकिन उस प्रधानमंत्री के सपने को ही पूरा करने की कोशिश के बीच में वो सवाल किसान कह रहा है कि क्या वाकई जो आपने कहा कि आय दोगुनी कर देंगे वो तय समय पर हो जाएगा? उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का पूरा हमने रोड मैप बनाया हुआ है, एक एक कदम हम बढ़ रहे हैं। और आज हमारे जननायक नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। सारा देश इस उम्मीद पर बैठा हुआ है
कि किसानों का अगर कोई भला कर सकता है, किसानों के जीवन को, आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी बदल सकते हैं जी। और जहां तक आय बढ़ाने की बात है, मैं छोटी सी घटना आपको फिर बताना चाहता हूं जी। कि पंजाब के और हरियाणा के गन्ने के भाव में आप तुलना कर लीजिए। हमारा पिछले 6 साल से गन्ने का भाव देश में सर्वश्रेष्ठ है जी। सबसे ज्यादा है। और पंजाब में 310 रुपए था, उन्होंने 50 रुपए बढ़ा के 360 रुपए कर दिया। वो इलेक्शन का टाइम आया है, पता है सबको, फरवरी में इलेक्शन है, ये भाव मिलेगा नहीं मिलेगा, पेमेंट होगी नहीं होगी, चुनिए सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, या अगले सरकार के गले में डालेंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन हमारी सरकार, इससे पहले 350 रुपए का भाव था, अभी हमने उसको 362 कर दिया, क्योंकि हम अपना रिकॉर्ड सारे देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ का रखना चाहते हैं। उसके आप देखिए, यही जत्थेदार, यही आंदोलनकारी पंजाब के मुख्यमंत्री को तो 360 रुपए भाव करने पे लड्डू खिलाते हैं जी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 362 रुपए भाव किया। कहीं से भी किसी आंदोलनकारी किसान नेता ने या किसी ने ये नहीं कहा कि हमने भी हरियाणा के किसानों के लिए कोई अच्छा कदम उठाया है जी। इससे लगता है कि ये घटनाएं आप अपने आप साबित करती हैं, इस आंदोलन में राजनीति घुस चुकी है, इस आंदोलन के साथ आम किसान नहीं है, और इस आंदोलन के अंदर ज्यादातर जो लोग पंजाब के जत्थेदार हैं, वो पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष बोल ही चुके हैं कि हमने भेज रखे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं पंजाब के कांग्रेसी नेताओं से कि अपने जत्थेदारों को बुलाओ और हमारे हरियाणा की भूमि को रणभूमि ना बनाओ। हम और हरियाणा के किसान मिलकर के हमारे हरियाणा की प्रगति करेंगे, हरियाणा का भला करेंगे, और हरियाणा देश के अंदर किसानों के हित में और भी योजनाएं लाने वाला देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम राज्य होगा। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, अगर आप लोग ये कर पाए और इस सपने को आपने अगर पूरा कर दिया तो किसान भी आपको सैल्यूट करेगा। लेकिन सबसे पहले किसान ही सैल्यूट का हकदार है। इस कार्यक्रम में जेपी दलाल साहब ने बेबाकी से फिर अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया जेपी दलाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि किसानों का मसला क्या सरकार हल नहीं कर पा रही है या फिर उसमें कोई विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा। संवाद अभी भी है, थोड़ा सा विराम जरूर है, लेकिन आशा है कि आगे विराम जरूर टूटेगा। ओवर टू यू सोनल।